हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम नाउन को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर है निम्नलिखित वाक्य, यानी कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है जिराफ बहुत बड़ा जानवर होता है। ठीक है, जिराफ बहुत बड़ा जानवर होता है। अब यहाँ पर सेकंड में है हमारा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। 3 में है हमारा चंद्रगुप्त एक महान राजा था। 4th में है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इन वाक्यों में रंगीन लिखे शब्द किसी प्राणी, स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। ये शब्द संज्ञा शब्द हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आपको क्लियर हो रहा है ना? किसी व्यक्ति, भाव, स्थान, ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संज्ञा के भेद, यहाँ पर हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 3 भेद होते हैं। 3 तरह की हमारी संज्ञा होती है। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। ठीक है, सबसे पहली कौन सी संज्ञा है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति कौन से होते हैं? हरीश, सुभाष चंद्र बोस और लक्ष्मीबाई, ये व्यक्ति तो हैं। वस्तु कौन सी होती है? ताजमहल, चार मीनार, इंडिया गेट, ये वस्तु हैं। ठीक है, स्थान कौन से हैं? स्थान है मुंबई, लखनऊ, राजस्थान, ये हमारे स्थान है बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है, पहली हमारी व्यक्तिवाचक थी और व्यक्तिवाचक मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आई। अब हम जातिवाचक के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिस नाम से संपूर्ण जाति का बोध होता है, जिस भी नाम से संपूर्ण जाति का बोध हो जाए कि कौन सी जाति है ये, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, प्राणी कौन सा है? आदमी, हिरण या पक्षी, जिसके अंदर प्राण होते हैं, जो जीवित होता है। ठीक है, वो तो क्या है? प्राणी। और वस्तु मकान, सड़क, कोर्ट। ठीक है, और स्थान शहर, स्कूल, अस्पताल, ये उसके उदाहरण हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा की। ठीक है, भाववाचक की जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि के नाम होते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जिनमें भाव प्रकट होता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे गुण। ठीक है, गुण क्या है? एक भाव ही तो है। तो गुण में हमारे में क्या क्या आता है? अच्छाई, स्वच्छता, महानता, सुंदरता, ये सब गुण ही तो हैं। ठीक है, दोष, दोष में कायरता, झूठ, बेईमानी, गरीबी, ये सब क्या है? ये भाव है। ठीक है, भाव व्यक्ति, ईर्ष्या, प्रेम, स्नेह, क्रोध, ये क्या है? भाव दिखा रहा है। यहाँ पर ये दोष दिखा रहा है, यहाँ पर गुण दिखा रहा है और यहाँ भाव दिखा रहा है। अब दशा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये दशा दिखा रहा है कि कौन सी दशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, भाव संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाना। अब यहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा को बनाना देखेंगे बच्चों। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं। कुछ शब्द तो अपने मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं। अब वो किस तरह से बनाई जाती हैं, आइए इसे एक बार हम अच्छे से, हमारी तालिका दी गई है, हम उसके द्वारा इसे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बहुत कम भाववाचक संज्ञा बनती है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और यहाँ है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक है गांधी और भाव कैसे बना? गांधीवाद। ठीक है, अगर हमारा जो व्यक्ति है वो है गांधी, तो गांधी जी के लिए हम गांधी भाव रखेंगे तो वो हमारा भाववाचक बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर है मार्क्स,
तो मार्क्सवाद हो जाएगा, ठीक है। मनु, यहाँ पर मनुवाद हो जाएगा। अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद हो जाएगा। तो ये हमारी जातिवाचक को हमने भाववाचक में तो वो करा, परिवर्तित करा, ठीक है, परिवर्तित करा है। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा देखेंगे, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से भी कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, पहले हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा थी जो हमने भाववाचक में परिवर्तित की। अब हम यहाँ जातिवाचक देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, बच्चे का आ जाएगा बचपन, भाव जो आएगा। मानव, मानव का आएगा मानवता। नौकर, नौकर का नौकरी। और लड़का, लड़के का लड़कपन। ये हमारे भाव आ जाएंगे, ठीक है। पशु, पशु का हो जाएगा पशुता। दानव का दानवता। सेवक का सेवा। और नारी का नारीत्व, ठीक है। यहाँ पर ये इनके भाववाचक आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम सर्वनाम से। अब सर्वनाम से कैसे, मतलब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कुछ सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर सर्वनाम है अपना। सर्वनाम क्या होता है, जहां नाम नहीं होता, नाम की जगह आप, तुम, वह, यह का प्रयोग होता है, वो हमारे सर्वनाम होते हैं। तो ये सर्वनाम है अपना और भाव हो गया यहाँ पर अपनापन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सर्वनाम है आप और यहाँ हो गया आपा, ठीक है। निज, निज का हो गया निजता और निजित्व, ठीक है। अब यहाँ है स्वतत्व, ठीक है। यहाँ सर्व और यहाँ सर्वस्व। ये है मम, यह होगा ममता और ममत्व, ठीक है। क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चों। अब हमारा है विशेषण से। अभी हमने सर्वनाम से देखा, अब है हमारा विशेषण से, ठीक है। विशेषण से देखेंगे बच्चों। विशेषण से बहुत सी भावनाएं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे विशेषण गरम। सबसे पहले हम देखेंगे गरम, ठीक है। गरम का हो जाएगा गर्मी। महान, महान का हो जाएगा महानता। अच्छा, अच्छे का अच्छाई। और भला, भले का भलाई, ठीक है। यहाँ पर है विशेषण खुश। खुश का हो जाएगा खुशी। निर्धन, निर्धन का निर्धरता। और बुरा, बुरे का हो जाएगा बुराई। ऊंचा, ऊंचे का हो जाएगा ऊंचाई। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे हम क्रिया से, ठीक है। क्रिया से भी बहुत सी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। हमारी जितनी भी विशेषण, सर्वनाम, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ये सारी चीजें हम किस में परिवर्तित कर रहे हैं बच्चों, भाववाचक में। क्लियर है। आगे देखेंगे। अब क्रिया है हमारा चढ़ना और भाव हो गया चढ़ाई। बुनना, बुनाई। उतरना, उतराई। चलना, चाल। सजाना, सजावट। पढ़ना, पढ़ाई। लिखना, लिखाई। सिलना, सिलाई। गिरना, गिरावट। बनाना, बनावट। तो ये हमारे जो है बच्चों क्रियाएं हैं। क्रिया कौन सी होती हैं, जो हम क्रियाएं, जो कोई भी काम या कोई भी कार्य हम कर रहे होते हैं, वो हमारी क्रिया होती है। वो चाहे खाना हो, सोना हो, खेलना हो, पढ़ना हो, जाना हो, घूमना हो, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं बच्चों, ठीक है। और हम उन क्रियाओं को भाव में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे संज्ञा के विकार, ठीक है। यहाँ ये संज्ञा के विकार हैं, ठीक है। विकार का अर्थ है परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम संज्ञा में विकार लिंग, वचन, कारक के कारण होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, कारण होते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जो लिंग होता है वो है लड़का, लड़की, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका। ये क्या है, लड़की, लड़का, छात्र, छात्रा, ये एक लिंग है, ठीक है। ये जेंडर दिखा रहे हैं, ठीक है, लिंग है ये, ठीक है। आगे देखेंगे वचन। अब वचन में है हमारे लड़का, लड़के। अब लड़का, लड़के ये वचन है, जैसे होते हैं ना एक वचन, बहुवचन, तो उसमें ये वचन दिखा रहा है बच्चों। लड़के का लड़के हो जाएंगे, क्योंकि लड़का होता है एक और लड़के होते हैं बहुत, मतलब ज्यादा, ठीक है। लड़की, लड़कियां, घोड़ा, घोड़े, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये कारक में दिखाएगा। कारक में किस तरह से दिखाएगा, लड़के ने, वहां पर ने लगेगा, को लगेगा, की लगेगा, ठीक है। कैसे, लड़के ने, लड़कों को, बच्चों के लिए, लड़कियों ने, तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसमें हमारा ये कारक दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। आइए इन तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिंग।
लिंग मैंने आपको बताया जेंडर है, ठीक है। अब लिंग के बारे में देखेंगे। शब्द के स्वरूप से यह पता चल जाता है कि उसका प्रयोग पुरुष जाति के लिए हुआ है या स्त्री जाति के लिए। मतलब अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई काम है या कुछ भी चीज़ प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि यह कार्य लड़के के लिए है या लड़की के लिए है। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। जिस रूप से यह जाना जाए कि कोई शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है। आदमी, बैल, शेर, कुत्ता, मोर, झूला पुरुष जाति के लिए प्रयोग होते हैं और औरत, गाय, शेरनी, कुतिया, मोरनी, नदी स्त्री जाति के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। लिंग के भेद। अब यहाँ पर लिंग के भेद होते हैं। लिंग के भेद दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पुल्लिंग देखेंगे। पुल्लिंग में है हमारा जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो भी शब्द हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे चूहा, हाथी, अध्यापक, दुकानदार, सोफा, मंदिर, बुढ़ापा, पिता, भाई, मामा, चाचा, ठीक है, दादा, आसमान, ये सब क्या है? ये हमारे पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, ठीक है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम स्त्री जाति की, ठीक है, स्त्रीलिंग की। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चूहिया, हथनी, अध्यापिका, दुकानदारी, कुर्सी, मेज, झोपड़ी, जवानी, माता, बहन, मम्मी, ठीक है, मामी, चाची, दादी, फसल, ऋतु आदि, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिंग की पहचान देखेंगे, ठीक है। अब हम लिंग की पहचान करेंगे। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करना बहुत आसान होता है। देखो, जो प्राणीवाचक जिनमें प्राण होता है उनमें हमें लिंग का भेद करने में यानी कि लिंग का पहचान करने में बहुत आसानी होती है। जो शब्द नर का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे कबूतर, माली, मुर्गा, बकरा, बैल, मेंढक, भौरा, बालक, गधा आदि, ये क्या है हमारे? ये पुरुष का यानी उसका पुल्लिंग का हमें बोध करा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, जो शब्द मादा, ठीक है, नर और मादा होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर हमारा दिखाया जो शब्द नर का बोध करा रहे हैं, ठीक है, और इसमें दिखा रखा है मादा, ठीक है, नर मादा भी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। वे स्त्री जाति का यानी कि मादा मतलब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे कबूतरी, मालिन, मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, तितली, मछली, बालिका आदि, ये हमारी मादा का बोध करा रहे हैं। स्त्रीलिंग का प्रयोग का मतलब स्त्रीलिंग का हमें बोध करा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों। प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदा पुल्लिंग माने जाते हैं। जो बच्चों प्राणीवाचक शब्द होते हैं उनमें कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे उल्लू। अब उल्लू चाहे वो मादा हो या नर हो वो हमें पुरुष जाति का ही बोध करा रहे हैं। जैसे खरगोश, कोआ, तीतर, चीता, केंचुआ, खटमल, भेड़िया आदि, इनमें प्राय लिंग भेद नहीं किया जाता, इनमें लिंग भेद नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे, प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग माने जाते हैं, सदा स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं। जैसे मक्खी। अब यहाँ पर मक्खी जो होती है तो कहते हैं ना कि मादा मक्खी और नर मक्खी, लेकिन है मक्खी ही, तो इसलिए ये सदा मक्खी ही मानी जाएगी, चाहे वो मतलब कुछ भी है। चील है, चील को भी हम स्त्रीलिंग में ही देखेंगे, ठीक है। गिलहरी, बत्तख, कोयल आदि, ये चीजें क्या हैं हमारी? सदा, ये प्राणी ऐसे हैं सदा हमें स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ठीक है। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग का निर्धारण लोक में उसके प्रचलन से होता है। लोक में वह शब्द जिस लिंग में प्रचलित होता है वही उसका लिंग बन जाता है।
जिस उसमें वो प्रचलित होता है बच्चों, जिस भी लोक में, मतलब जिस भी जगह है वो उसमें प्रचलित होता है, उसी का वो है, वो बन जाता है, लिंग बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग है हमारे दिन, दिन है, समोसा है, ठीक है, रसगुल्ला है, हलवा है, आटा है, नमक है, फर्श है, दरवाजा है, पर्दा है, दुपट्टा, कुर्ता आदि, ये क्या है हमारे पुल्लिंग में आते हैं बच्चों। और स्त्रीलिंग में क्या है, रात, बर्फी, मलाई, रोटी, छत, खिड़की, चुनरी, कमीज, पैंट आदि। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी बच्चों, देखी कि यहाँ पर हमारी पुल्लिंग में जो ये दुपट्टा, पर्दा, दुपट्टा, कुर्ता, ये चीज़ हमें लग रहा है कि जैसे हम स्त्रीलिंग का हमें बोध करा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो पुल्लिंग है। और वैसे ही यहाँ पर कमीज और पैंट हमें ऐसा दर्शा रहे हैं जैसे ये पुल्लिंग है, लेकिन नहीं, ये स्त्रीलिंग है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में डिफरेंसेस की अंतर क्या है। ठीक है, नित्य पुल्लिंग शब्द, ठीक है, नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं बच्चों, आइए इन्हें एक बार नजर डालते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है, जैसे दिनों के नाम। अब कुछ शब्दों का जो प्रयोग है हमेशा पुल्लिंग में होता है, यानी कि पुरुष जाति में होता है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। और महीनों के नाम में कौन से होते हैं, सावन, भादो, जनवरी आदि, ये तीनों कौन से होते हैं बच्चों, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझते चलेंगे अच्छे से क्लास को, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर है बच्चों ग्रहों के नाम, ठीक है, जो हमारे सौर मंडल में ग्रह होते हैं उनके नाम है। ठीक है, 9 ग्रह होते हैं। अब उनमें से कौन कौन से ग्रह हमारी पुल्लिंग में आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। मंगल, बुध, शनि, ये हमारे पुल्लिंग में आ रहे हैं, क्लियर है। और अपवाद है इसमें पृथ्वी, पृथ्वी भी हमारी, अपवाद मतलब पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग में है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे पहाड़ों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स आदि, ये क्या है हमारे पुल्लिंग में है। समुद्र के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, ये क्या है बच्चों हमारे पुल्लिंग है, समझते चलेंगे अच्छे से। देश के नाम, अब ये देशों के नाम है, भारत, पुर्तगाल, चीन, ये जो देश हैं ये हमारे पुल्लिंग में है। धातुओं के नाम, धातु भी हमारी पुल्लिंग में है, सोना, पीतल, तांबा आदि, ये क्या है पुल्लिंग में है बच्चों। अनाजों के नाम, अब यहाँ पर अनाजों के नाम देखेंगे, चावल, गन्ना, गेहूं आदि, ये क्या है, ये हमारे किस में है बच्चों, पुल्लिंग में है। ठीक है, समझते चलेंगे। पेड़ों के नाम, बरगद, पीपल, नीम आदि, ये क्या है हमारे पुल्लिंग में है। फलों में भी बच्चों ऐसी होता है, फलों में भी कुछ इस तरह से दिए गए एग्जाम्पल, आम, अंगूर, सेब। अब अंगूर हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग ना हो, लेकिन ये पुल्लिंग होता है, क्लियर है। अब यहाँ पर महाद्वीप भी हम अच्छे से देखेंगे, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है हमारे पुरुष जाति में, पुल्लिंग है। ठीक है, शरीर और अंगों के नाम जो है हमारे पेट, सर, घुटना, ये हमारे पुल्लिंग में है। ठीक है, और पदों के नाम, जो हमारे पद होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये भी हमारे पुल्लिंग है। उसी के अपोजिट, उसी के विपरीत हमें उल्टे अर्थ में देखेंगे हम, हमारी पृथ्वी अपवाद में है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। चांदी, यहाँ पर हमने सोना, पीतल देखा, तो चांदी हमारा स्त्रीलिंग में आ गया। और यहाँ पर हमने जब अनाज के नाम देखे तो अरहर, ज्वार, मूंग और मक्का, ये हमारी स्त्रीलिंग में आ गई। और शीशम और गुलमोहर, ये स्त्रीलिंग में। और लीची, इमली, नाशपाती, ये भी हमारी स्त्रीलिंग में आ गई, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा आम, अंगूर, सेब हैं, ये हमारे पुरुष जाति में है। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारा पेट, सिर, घुटना तो है हमारा पुरुष लिंग में, और हमारे स्त्रीलिंग में क्या है बच्चों, आंत, गर्दन, कोहनी, आंत, गर्दन, कोहनी, यानी कि जब हमारा पेट पुरुष जाति है तो आंतें हमारी स्त्री जाति हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सिर, यानी सिर हमारा पुरुष जाति है और गर्दन हमारी स्त्री जाति है, क्लियर है। यहाँ पर कोहनी, अब हमारी जो घुटने का जोड़ है, जो घुटना है हमारा, वो पुरुष जाति है, और कोहनी जो है हमारी वो बच्चों स्त्री जाति है, क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा अब रत्नों के नाम, यहाँ रत्नों के भी नाम है, मोती, पुखराज, हीरा आदि, ये हमारे
पुरुष जाति में आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखेंगे हम नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, अच्छे से देखेंगे और इनमें भी हमारे अपोजिट नेम है। ठीक है, कुछ हमारे विपरीत नाम भी दिए गए हैं जो पुरुष जाति में बैठ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए अच्छे से रीड करते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, ये हमारी स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम डल, मोती, मानसरोवर आदि, ये भी हमारी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम जो हमारी तिथियां होती हैं प्रथमा, दशमी, एकादशी, ये हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, ये हमारी स्त्रीलिंग है। खेलों के नाम क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ये हमारी स्त्रीलिंग है। गहनों के नाम अंगूठी, नथनी, माला, पायल आदि, ये हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, और अपवाद में हमारा जो दिया गया है जो पुरुष जाति में आता है वो है हमारा हार, कंगन, कर्णफूल, ये हमारे पुरुष जाति में है। और वैसे ही सौंदर्य हमारा पुरुष जाति में है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं में, तो भाववाचक संज्ञा जो है हमारी कोमलता, सुंदरता, महानता, सजावट, ये हमारी स्त्रीलिंग है और सौंदर्य हमारा पुरुष है। ठीक है, एकांत संज्ञाएं विधि, नीति, संगति, रुचि आदि, ये हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, वैसे ही एकांत संज्ञाएं में आएगा हमारा नदी, गाली, रजनी, गंदगी, ये हमारा स्त्रीलिंग में है। और अपवाद यानी कि हमारा अपोजिट होगा माली और हाथी, ये हमारा पुरुष जाति में है। ठीक है, आइए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, रूल ऑफ मेकिंग मस्कुलिन इनटू फेमिनाइन। ठीक है, हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ बॉक्स दिया गया है। ठीक है, हम तालिका में देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम प्रत्यय देखेंगे आइन। आइन का हम प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे। ठीक है, पुल्लिंग है हमारा पंडित और आइन का जो हम प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में वो हो जाएगा हमारा पंडिताइन। ठीक है, नाई, नाइन। ठीक है, अब आनी, अब यहाँ पे हम आनी का प्रयोग करेंगे। चौधरी, चौधरानी। ठीक है, सेठ, सेठानी, अब यहाँ पर आनी का प्रयोग हो गया है, अब हम करेंगे ई का प्रयोग। ठीक है, दादा, दादी, वैसे ही यहाँ देखेंगे आइन का प्रयोग ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, नौकर, नौकरानी, अब यहाँ पर आनी का प्रयोग कर रहे हैं। जेठ, जेठानी, और यहाँ पर ई का प्रयोग कर रहे हैं नाना, नानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखेंगे बच्चों अब हम चाचा, चाची, लड़का, लड़की। ठीक है, अंधा, अंधी, बेटा, बेटी। क्लियर है बच्चों, ई का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर इया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कुत्ता, कुतिया, इया का प्रयोग हो रहा है बच्चों। यहाँ चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, बेटा, बेटियां। ठीक है, अब यहाँ इन का प्रयोग हो रहा है बच्चों, माली, मालिन, धोबी, धोविन। ठीक है, तेली, तेलिन, पापी, पापिन। ठीक है, हत्यारा, हत्यारिन, नाती, नातिन। ई का प्रयोग हो गया। अब होगा बच्चों नी का प्रयोग। नी जो होता है शेर, शेरनी, सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे अब यहाँ पर बिल्कुल भिन्न है, अलग है। ठीक है, भिन्न क्यों है यहाँ पर, तो इन, या, ई, ऐसे करके हमें बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, एक जैसा दिख रहा है। बेटी, बेटियां, शेर, शेरनी, तो एक जैसे नाम, लेकिन यहाँ कुछ भिन्न तरीके से दिए हुए हैं। आइए इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले है बाप। ठीक है, तो बाप का भिन्न तरीके से क्या आ रहा है बच्चों हमारा, माँ। बाप का माँ, भाई का बहन।
ठीक है। इस तरीके से स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री, राजा का रानी, पिता का माता, सम्राट का सम्राज्ञी, ससुर का सास, कवि का कवित्री, मर्द का औरत, वर का वधू, नर का मादा और बादशाह का बेगम। यहाँ पर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिए गए हैं थोड़े से भिन्न तरीके से, ठीक है। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे हम वचन, जिन्हें हम नंबर्स कहते हैं। वचन का सामान्य अर्थ है संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं बच्चों, ठीक है। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन कौन से होते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जो हमारे शब्द के रूप से हमें एक दर्शाता है हम उसे एक वचन कहेंगे। और जैसे मतलब इसमें एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे पुस्तक, कमरा, नदी, माता, मिठाई, चिड़िया। यहाँ पर हमें एक वचन का प्रयोग हो रहा है, एक वचन हमें शब्दों से लग रहा है। और बहुवचन का उसी प्रकार कैसे करेंगे? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, पुस्तक बोलेंगे तो बच्चों लगेगा एक वचन है, लेकिन पुस्तकें तो लगेगा बहुवचन है, ठीक है। जैसे कमरे, नदियां, माताएं, मिठाई, चिड़िया आदि, तो ये है हमारे बहुवचन। अब यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, ठीक है। कौन से हैं वो? रूल ऑफ मेकिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम। अब यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द के नियम दिए हुए हैं, ठीक है। किस तरह से हम उनका प्रयोग करेंगे आइए देखते हैं। पुल्लिंग शब्द यदि अंक्रांत है तो वह एकारांत हो जाता है, ठीक है। आंक्रांत है तो वह एकारांत हो जाता है, ठीक है। कैसे? एक वचन और बहुवचन। यहाँ लड़का है, लड़के का लड़के, सपना सपने, बेटा बेटे, ठीक है। मेला मेले, कुर्ता कुर्ते, रास्ता रास्ते। तो ये हमें एक वचन और बहुवचन दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे अपवाद। अपवाद कै तत्सम आक्रांत शब्द अपना रूप नहीं बदलते, जैसे नेता, पिता, देवता, राजा, सखा, दाता, कर्त्या, योद्धा आदि, ठीक है। अब यहाँ पर ख संबंधियों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते हैं बच्चों, जैसे मामा, नाना, दादा, चाचा, काका, बाबा, ताया आदि, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के अतिरिक्त कोई अन्य अक्षर होता है तो उसका रूप दोनों वचन में एक ही रहता है। जैसे पक्षी, उल्लू, माली, बाघ, गुरु, मुनि आदि। यदि इनमें वचन का भेद करना आवश्यक हो तो इनके अंत में जन, गण, वृद्ध, लोग आदि शब्दांश जोड़े जाते हैं, यानी शब्दांश देते हैं। जैसे पक्षी, पक्षी वृंद, गुरु, गुरुजन, पाठक, पाठकगण, ऋषि, ऋषि लोग। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे हम स्त्री शब्द, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्त्री शब्द दिए गए हैं, अच्छे से उन्हें पढ़ेंगे बच्चों। यदि शब्द आक्रांत है तो उसके अंत में ए जोड़ देते हैं। जैसे एक वचन में है हमारे वहन, बहुवचन हो जाएंगी बहनें। किताब है तो किताबें, सड़क है तो सड़कें बहुवचन में हो जाएंगी। रात है तो रातें, मेज है मेजें, आँख है आँखें, हमारी बहुवचन में हो जाएंगी। यदि शब्द आक्रांत है तो उसके अंत में भी ए चंद्र बिंदु जोड़ देते हैं। जैसे महिला, महिलाएं, ए आ रहा है चंद्र बिंदु के साथ बच्चों। बाधा, बाधाएं, सूचना, सूचनाएं, कथा, कथाएं, लता, लताएं, भाषा, भाषाएं। आप देख पा रहे हैं कि हमारी ए के साथ जो ए से ईडी है, ए के साथ चंद्र बिंदु लगाया हुआ है। क्लियर है बच्चों। और चंद्र बिंदु ए के साथ लगने से ही वह बहुवचन बन रहा है। क्लियर है। यदि शब्द इक्रांत है तो उसके अंत में या जोड़ देते हैं। जैसे या चंद्र बिंदु के साथ है बच्चों। विधि, विधियां, गति, गतियां, जाति, जातियां, रीति, रीतियां। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे। बोर नहीं होंगे बच्चों, अच्छे से समझते चलेंगे और एंजॉय करते चलेंगे। यदि शब्द इक्रांत है तो उसके अंत में ई के स्थान पर इया जोड़ देते हैं। अब इया कैसे जोड़ते हैं बच्चों, आइए इसे भी हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं।
नाली नालियां, पत्ती पत्तियां, तितली तितलियां, ठीक है, सखी सखियां, कहानी कहानियां, बधाई बधाइयां। यदि शब्द उक्रांत है तो उसके अंत में ए चंद्र बिंदु जोड़ देते हैं, जैसे वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं। क्लियर है? यदि शब्द उक्रांत है तो उसके अंत में छोटा बड़ा ऊ के स्थान पर उए जोड़ देते हैं, जैसे अब उए कैसे जोड़ेंगे बच्चों? जू जुएं, ठीक है, लू लुएं, बहु बहुएं, बधु बधुएं। क्लियर है? अब हम उए कैसे जोड़ रहे हैं, प्रयोग कर पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि शब्द के अंत में या है तो उसे या कर देते हैं, चंद्र बिंदु लगा के या कर देते हैं। कैसे करेंगे अब हम अपने एक वचन को बहुवचन में, अच्छे से समझते चलेंगे बच्चों। चिड़िया, अब यहाँ पर तो या है, लेकिन हमें अंतर क्या देखना है, चंद्र बिंदु लगाकर, ठीक है। चिड़िया चिड़िया, ठीक है, कुतिया कुतिया, गुड़िया गुड़िया। अब गुड़िया तो हमारा क्या है, एक वचन है, लेकिन चंद्र बिंदु लगने से हमें पता चल पा रहा है, पहचान हो पा रही है कि वह बहुवचन बन चुका है, यानी एक से ज्यादा है। चूहिया चूहिया, डिविया डिविया, पहिया पहिया। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे कारक, जिसे हम केस कहते हैं, कारक। अब कारक कैसे होते हैं बच्चों? कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध कराने वाला, ठीक है, क्रिया से संबंध कराने वाले को हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अशोक ने खाना खा लिया, ठीक है। अब हम संज्ञा सर्वनाम को देख रहे हैं, ठीक है। उसने आज मोहन को बुलाया। यह कलम रवि के लिए है, वे लोग शिमला से आए हैं। मोहित का छोटा भाई बीमार है। चैतन्य सुबह बस से आया है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द अपने से पूर्व आए हुए शब्दों का क्रिया से संबंध बता रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर यहाँ पर हम न नहीं लगाएंगे तो अशोक खाना खा लिया तो वो वाक्य पूरा नहीं लगेगा और वो नहीं दर्शाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ने लगाने से पता चल रहा है कि अशोक ने खाना खा लिया, तो क्या कि अशोक ने खाना खाकर वह कार्य क्रिया कर ली, ठीक है। उसने आज मोहन को बुलाया। किसने मोहन को बुलाया? उसने मोहन को बुलाया, ठीक है। यह कलम रवि के लिए है। अब तभी तो रवि के लिए है क्योंकि यह है कलम। अब हम बोलेंगे कलम रवि है तो नहीं वाक्य पूरा होगा, तो कलम रवि के लिए है। क्लियर है बेटा? बच्चों समझ पा रहे हैं बेटा? इन वाक्यों में रंगीन शब्द अपने से पूर्व आए हुए शब्दों का क्रिया से संबंध बता रहे हैं, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। यह शब्द जो कारक का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह को बच्चों याद रखेंगे, परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस, ठीक है। अब कारक के भेद देखेंगे बच्चों। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं बच्चों? कर्ता कारक, कर्म कारक, ठीक है, करण कारक, संप्रदा कारक, आपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक, ठीक है। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। अब हम इन्हें 1 by 1 अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला। वाक्य में जो शब्द क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं बच्चों। जैसे वैभव ने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पर वैभव ने अपना काम कर लिया तो कर्ता क्या है? वैभव। कारक क्या है? ने। कारक है हमारा ने की, ठीक है, ये क्या है? हमारा कारक है। और जो करता है हमारा नाम है, वैभव है, ठीक है। लड़का अपने घर चला गया, ठीक है, करता क्या है? लड़का, और कारक चिन्ह है नहीं है। वह अपने कपड़े धो रही है, करता क्या है? वह, कारक चिन्ह क्या है? नहीं, ठीक है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर्ता कारक के साथ कारक चिन्ह भी आ सकता है और नहीं भी।
कर्ता कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम कर्म कारक की। वाक्य में जिस शब्द क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे विशाखा ने आम खाया। अब यहाँ पर कर्म क्या है? आम। उसने शेखर को पीटा। कर्म क्या है? शेखर। कारक चिन्ह क्या है? को। तुम अपने भाई को बुलाओ। अब यहाँ पे कर्म क्या है? भाई, और कारक चिन्ह क्या है? को। ठीक है, समझ आ रहे हैं आप? अच्छे से कारक और कर्म को समझते चलेंगे बच्चों। कारक कौन से हैं, कर्म कौन से हैं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक की पहचान। वाक्य की क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। क्लियर है? करण कारक। कारक का अर्थ है साधन। जिस साधन के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे हम, इस सेब को चाकू से काटो। ठीक है, कोई सेब है, उस सेब को चाकू से काटो। तो करण क्या है? चाकू, और कारक चिन्ह है से। रजनी बस के द्वारा स्कूल जाती है। तो करण क्या है? बस, और कारक चिन्ह है के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? करण कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही करण कारक होता है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों संप्रदान कारक की। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वह अपनी पत्नी के लिए नई साड़ी लाया। अब आप समझ पा रहे हैं संप्रदान क्या है? पत्नी, और कारक चिन्ह क्या है? के लिए। क्लियर है? मैंने पुस्तक मोहन को दे दी। संप्रदान क्या है? मोहन, और कारक चिन्ह है के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक की पहचान। अब यहाँ पर हम देखेंगे वाक्य की क्रिया में किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही संप्रदान कारक होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। आपदान कारक। अब हम आपदान कारक पढ़ेंगे। जिसे अलग होने का भाव प्रकट होता है या जिससे क्रिया निकलती है उसे आपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। आपदान क्या है? पेड़, और कारक से है से। कारक क्या है? से। ठीक है, बीशु बचपन से ही ऐसा है, ऐसा ही है। आपदान क्या है? बचपन, कारक चिन्ह है से। ठीक है, आपदान कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही करण कारक होता है बच्चों। बात करेंगे संबंध कारक की। जो शब्द क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध सूचित करता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोनू का भाई आया है। अब यहाँ पर संबंध है मोनू, कारक से क्या? का। कारक चिन्ह क्या है? का। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों हम। विकास की लॉटरी निकली। तो संबंध है विकास, कारक चिन्ह है की। संबंध कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में किसका, किसकी या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही संबंध कारक होता है। 7 देखेंगे बच्चों हम, अधिकरण कारक। अब यहाँ पर है जो शब्द क्रिया के आधार को बताता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तुम्हारा भाई कमरे में छिपा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अधिकरण कमरे, और कारक चिन्ह है में। चिड़िया का घोंसला पेड़ पर है। अधिकरण है पेड़, और कारक चिन्ह है पर। ठीक है, अधिकरण कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही करण कारक होता है। अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम संबोधन कारक की। संबोधन का अर्थ है पुकारना। जो शब्द किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ उदाहरण देखेंगे। मोहन, विराम चिन्ह लगा हुआ है, मोहन इधर आओ। ठीक है, संबोधन क्या है? मोहन, और कारक चिन्ह है कोई नहीं। यहाँ कारक चिन्ह कोई नहीं है। लड़के, विराम चिन्ह है जरा इधर सुनो। तो यह संबोधन है लड़के, कारक चिन्ह कोई नहीं है। ठीक है, याद रखिए संबोधन कारक का कोई कारक नहीं होता है। अब हम याद रखेंगे कि हर जगह हमें कारक जो है चिन्ह, कारक चिन्ह मिले। ठीक है, लेकिन संबोधन कारक में हमारा कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं संबोधन कारक की पहचान। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। इसके बाद संबोधन चिन्ह लगाकर अल्प विराम
चिन्ह का लगा देते हैं, ठीक है। संबोधन चिन्ह लगाएंगे हम इस तरह से और अल्प विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। क्लियर है। ये थे बच्चों आपके कुछ कारक जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल करके बताए हैं। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ये आपका पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।